नमस्कार बच्चों, एकांकी सुखी डाली के का ये जो तीसरा वीडियो है आपका उसमें स्वागत है। और इसमें पहले दोनों वीडियो है उसमें मैंने एमसीक्यू जो मेरे प्रश्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें एमसीक्यू के साथ साथ थोड़े लघु उत्तरीय थोड़े दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है। और मंशा ये है उसके पीछे कि आप इस एकांकी को अच्छी तरह से आप इस एकांकी को समझ सके। तो देर किस बात की, हम आगे बढ़ते हैं आज के इस पार्ट 3 में। हमारा आज का पहला प्रश्न है। ये एक अवतरण है। इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। एकांकी का यह कथन किसने, किससे, किस संदर्भ में कहा है? तो जब हम संदर्भ की बात करते हैं, यहाँ पर 3 प्रश्न है। किसने, किससे और किस संदर्भ में। संदर्भ इटसेल्फ होता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम वक्ता का नाम बताते हैं, श्रोता का नाम बताते हैं, किस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है। ये हम आरंभ में पहले वाक्य में ही हम लिखते हैं कि यह प्रस्तुत अवतरण एकांकी ये सूखी डाली से लिया गया, जिसके लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। ये तो हम पहले वाक्य में ही लिखेंगे। दूसरा कथन हम प्रश्न के अनुसार फॉलो करेंगे। किसने और किससे कहा है और किस संदर्भ में कहा है, मतलब क्या सिचुएशन था वहां पर जब उसने यह कहा था। तो किसने कहा है, आप जरा सोचिए, किसने कहा था इस फर्नीचर पर और किससे कहा था। ये जो वक्ता है वह परेश था। परेश कब कहता है यह कथन, जब बेला अपने कमरे से सब जो भी उसके कमरे में जो फर्नीचर था वो निकाल रही थी, वो उसे वो फर्नीचर नहीं पसंद था। लाहौर की जो बेला थी उसे अपने तरीके से रहना अच्छा लगता था, अपने तरीके से अपने घर को सजाना पसंद था। तो इसमें गलत क्या, कौन सी बात है, इसमें कोई गलती नहीं थी उसकी। लेकिन हाँ, उसे दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए था। वो यहाँ पर इस अपने ससुराल में थी तो उसे पूछ करके काम करना चाहिए था, और कोई ऐसा कोई नहीं था कि जो उसे अनुमति नहीं देता। ओके। तो किसने, किससे और किस संदर्भ में प्रस्तुत कथन को कहा है, आइए हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। 4 विकल्प हैं हमारे सामने। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है और कुछ लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय भी हैं। तो प्रस्तुत कथन कर्मचंद ने परेश से कहा था, नहीं, अभी अभी हमारी चर्चा हुई है कि परेश ने बेला से कहा था। तो परेश ने बेला से कहा था जब बेला अपने कमरे से सब फर्नीचर उठाकर फेंक रही थी। जो बच्चे 10वीं कक्षा में है, आपको ये एमसीक्यू में नहीं पूछा जाने वाला, ध्यान दीजिएगा। ये एमसीक्यू में इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, जो बच्चे 2022 में जो बच्चे परीक्षा देने वाले बोर्ड्स की, तो सूखी डाली आपको एमसीक्यू में नहीं पूछने वाले हैं। सूखी डाली के लिए प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे और आपको उसके उत्तर लिखना है अवतरण पर बेस्ड। वो जैसा स्पेसिमेन पेपर होगा उसी के अनुसार आपको फॉलो करना है। ये एमसीक्यू में मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसका उत्तर है परेश ने बेला से कहा था। तीसरा विकल्प हमारा सही है, परेश ने बेला से कहा था जब बेला अपने कमरे से सब फर्नीचर उठाकर फेंक रही थी, क्योंकि बेला को नहीं भाए थे वे फर्नीचर, उसे अपने तरीके से अपने कमरे की सजावट करनी थी। दूसरा प्रश्न पर जाते हैं। देखिए उत्तर आपने देखा यहाँ पर कि परेश ने बेला से कहा जब बेला अपने कमरे से सब फर्नीचर उठाकर फेंक रही थी। इस एकांकी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखिए। दादाजी अपने परिवार रूपी पेड़ से किसी डाली का अलग होना पसंद नहीं करते थे, क्यों? तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। उनके अनुसार मिलजुल कर रहने से जीवन में सरसता आती है। हाँ, ये विकल्प मेरे अनुसार सही है। दूसरा विकल्प पढ़ते हैं। उनके अनुसार कुटुंब एक महान वृक्ष के समान है। ये जो कुटुंब है, उन्होंने अपने कुटुंब की तुलना महान वृक्ष से, महान वृक्ष मतलब एक विशाल वृक्ष जो वर्षों पुराना वृक्ष है और जिसकी जड़ें पूरी जमीन के अंदर समाई हुई है, यानी मजबूत, एक ऐसा मजबूत परिवार, मजबूत स्ट्रॉन्ग फैमिली। तो इसीलिए कुटुंब को एक महान वृक्ष के समान मानते हैं। परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य, छोटे बड़े मतलब जिसने जन्म लिया है, जो स्कूल जा रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जो वृद्ध हो चुके हैं, यानी हर एक वर्ग के जो सदस्य हैं, हर एक उम्र के जो सदस्य हैं, वे परिवार की छाया बढ़ाते हैं, परिवार की शोभा बढ़ाते हैं उनके अनुसार। और चौथा विकल्प है, तो ये विकल्प भी मेरे अनुसार, ये तीनों विकल्प सही है। चौथा विकल्प है, उनके अनुसार संयुक्त परिवार ही यानी यूनाइटेड फैमिली ही समाज और देश का निर्माण करता है। तो ये सारे विकल्प जो दिए गए हैं, मेरे विचार में ये चारों के चारों विकल्प सही हैं। हम एक बार देखते हैं कि उत्तर क्या है। अच्छा, एक और विकल्प है यहाँ पर, संयुक्त परिवार जीवन को सुदृढ़, सुदृढ़ मतलब फॉर्म, मजबूत, सुदृढ़, विशाल
और महान बनाती है, हमारे जीवन को ग्रेटनेस देती है संयुक्त परिवार। यानी अगर हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में सुदृढ़ता आती है, विशालता आती है, और हमारा जीवन भी महान बनता है। अब हम देखते हैं कि उत्तर क्या है। उत्तर है उपर्युक्त सभी, जिसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि अगर आपको ये संदेश में भी पूछा जाए, यह प्रश्न अगर आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रस्तुत पाठ का क्या संदेश है, तो प्रस्तुत पाठ का यह संदेश है कि मिलजुल कर रहने से जीवन में सरसता आती है, कुटुंब एक महान वृक्ष के समान है, परिवार के सभी छोटे बड़े सदस्य परिवार की शोभा बढ़ाते हैं, और परिवार में संयुक्त परिवार समाज और देश का निर्माण करता है, और संयुक्त परिवार जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। तो ये सारे के सारे विकल्प आप लिख सकते हैं। अगर पूछा जाता है संदेश क्या है, सीख क्या है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, सिर्फ जैसा प्रश्न होगा वैसी ही होगी आपके उत्तर लिखने की भाषा। ठीक है, तो एक हम इसमें सिर्फ जानेंगे कि डाली यानी ब्रांच के दो सिनोनिम्स क्या हैं। तो शाखा, टहनी, शाखा और टहनी। सरसता, सरसता मतलब जो अच्छा लगे हमें, जैसे आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपको वो अच्छी लग रही है मूवी, तो आपको सरस मूवी है, लेकिन उसका विलोम होता है नीरसता, एकदम उबाऊ। उबाऊ मतलब आप कहते हैं ना क्या बोर कर रहे हो, तो नीरसता। तो जो नीरस हो, उबाऊ हो, उसे हम कहते हैं नीरसता। जो अच्छा लगे उसे हम कहते हैं सरसता। परिवार में इक जोड़ेंगे तो बनेगा पारिवारिक, समाज में इक जोड़ेंगे तो बनेगा सामाजिक, देश में ई जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, विशेषण मिलेगा देशी, विशाल में ता जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा बनेगी विशालता, महान में ता जोड़ेंगे तो महानता, सुदृढ़ में ता जोड़ेंगे तो सुदृढ़ता। तो साथ साथ देखिए, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों साथ साथ पढ़ना पड़ता है हम लोगों को। संयुक्त का विलोम होता है विभक्त, संयुक्त मतलब यूनाइटेड और विभक्त मतलब होता है डिवाइडेड। संयुक्त, यूनाइटेड, विभक्त, डिवाइडेड। हमारे देश का विभाजन हो गया था, हमारा देश डिवाइड हो गया था, तो विभाजन से बना है विभक्त। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत एकांकी में संयुक्त परिवार का प्रतीक किसे बताया गया। बार बार दादाजी जो है वे एक सिंबॉलिक वे में पेड़ को, यानी एक पेड़ को बताते हैं और पेड़ की तुलना में परिवार से करते हैं। तो सिंबॉलिक वे में उन्होंने उसे परिवार का प्रतीक बनाया। क्या है वह पेड़? तो ऑप्शंस में हमारे सामने है, एक है, वैसे तो आपको मालूम है, आपके लिए ये बहुत ही आसान है, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और शीशम का पेड़। तो उत्तर है पीपल का पेड़। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, दादाजी बदलते समय के अनुसार, देखिए बदलते समय के अनुसार हमें अपनी विचारधाराओं को बदलना चाहिए। समय बदला, कोरोना वायरस आया, पढ़ने का तरीका बदल गया, पढ़ाने का तरीका बदल गया, हम बदल गए, है ना, आप बदल गए, कितना कुछ बदलाव आ गया है हमारे जीवन में। तो वो बदलाव, उस बदलाव को स्वीकार करना है और आगे बढ़ना है, यही जिंदगी है। तो दादाजी बदलते समय के अनुसार पारिवारिक मांगों के अनुसार निर्णय लेते हैं। यह एक स्टेटमेंट है कि दादाजी ने कैसा निर्णय लिया, जैसे जैसे समय बदलता गया है तो वो जो परिवार में जैसे डिमांड होती है उसके अनुसार उन्होंने अपने डिसीजंस लिए। यह एकांकी के किस भाग से सिद्ध होता है, यानी ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है इस एकांकी में जिससे कि आप प्रूफ कर सकते हैं कि दादाजी जो है वे समय के अनुसार अपने आप को बदलने की क्षमता रखते हैं। या यह प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है कि जो दादाजी हैं वे रूढ़िवादी विचार के नहीं हैं बल्कि आधुनिक विचारधाराओं के हैं। तो समय के अनुसार उन्हें अपने आप में बदलाव लाने की क्षमता उनमें है। तो कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं इसे? तो इसे सिद्ध करने के लिए जब उन्होंने बेला के पक्ष में बात की, क्या किया उन्होंने, जब करमचंद उनके पास गए थे या परेश उनके पास गया था या पूरा परिवार जब उनके पास इकट्ठा हुआ था, तो यूजुअली क्या होता है कि बहू को लोग पराया मानते हैं, बेटी अपनी होती है, लेकिन उन्होंने उसके विपरीत उन्होंने कहा, उन्होंने हिंदू को ही समझाया और जो और परिवार में पहले से सदस्य थे उन लोगों को समझाया और बेला का पक्ष लिया, बेला के पक्ष में बातें की, बेला को समझा उन्होंने। तो जब उन्होंने बेला को पढ़ने में मदद करने की बात की, तो कौन सी बात से हम सिद्ध कर सकते हैं कि दादाजी जो है वे ऑर्थोडॉक्स नहीं है, वे रूढ़िवादी नहीं है। शिक्षित बेला की मदद लेने की बात की उन्होंने कहा कि अरे जाओ, बेला बहुत पढ़ी लिखी है, उससे मदद लो, उसका विचार, उसके थॉट्स को लो, अपने कामों में, अपने परिवार में शेयर, मतलब उसे बोलो अपने थॉट्स को शेयर करे वो।
सुशिक्षित बेला की मदद लेने की बात की और परेश को बेला की पसंद नापसंद का ख्याल रखने को कहा। और पांचवा है उपर्युक्त सभी। और एक और बात है इसमें, उन्होंने परेश से ये भी कहा कि जाओ उसे लेकर के जाओ और उसे शॉपिंग करवाना। ठीक है, तो उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये हो गया हमारा अगला प्रश्न है, वह तमीज तो बस आप लोगों में ही है। यह कथन किसी ने कहा था? वह तमीज तो बस आप लोगों में ही है, हम लोगों में तो तमीज ही नहीं है। तो यह कथन किसने और किससे कहा था? याद कीजिए, रजवा को काम से निकाल दिया था। रजवा को किसने निकाल दिया था काम से? बेला ने। तो इंदु गई थी उसकी सिफारिश करने के लिए और उसने कहा कि अरे भाभी आपने उसे काम से क्यों निकाल दिया? तो बेला ने कहा कि अरे उसको काम करने की तो मतलब उसे काम करना तो आता ही नहीं है। तो इंदु ने कहा कि अरे काम लेने का भी एक तरीका होता है, काम करने का तरीका जाने दीजिए। किससे काम लिया जाए, एक एम्प्लॉयर जानता है कि उसके एम्प्लॉय से कैसे काम लेना है हमें। तो उसने कहा, तो जब इंदु ने यह बात कही कि काम लेने का भी एक तरीका होता है, तब उपर्युक्त कथन बेला ने इंदु से कहा, क्योंकि बेला सुन नहीं पाई इंदु की बात। तो उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखित सूखी डाली एकांकी, यह एक प्रसिद्ध नाटक है। यह कथन बेला, जो घर की सबसे छोटी बहू है, ने कहा है। वह एक बड़े घर की लड़की है और लाहौर के प्रसिद्ध परिवार से है वो। उसने घर की 10 वर्ष पुरानी मिसरानी को यह कहकर निकाल दिया कि उसे काम करना नहीं आता। तब इंदु ने समझाया कि नौकर से काम लेने की तमीज होनी चाहिए। तब बेला ने इंदु से पलट कर कहा था कि वह तमीज तो बस तुम लोगों को है, मुझे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यह वाक्य इंदु बड़ी बहू से कह रही है। यह वाक्य, और इसी बात को इंदु क्या कह रही है? इंदु बता रही है, ये जो कथन है ना, वैसे यह कथन बेला का है, लेकिन यह कथन इंदु एक घटना के रूप में, एक इंसिडेंट के रूप में बड़ी बहू से कह रही है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा कि वास्तव में यह कथन बेला का है और बेला के इसी कथन को बताया जा रहा है कि इंसिडेंट। कैसे आप कहते हैं मम्मी आज पता है ऐसा हो, मेरे टीचर ने ऐसा कहा, तो आप टीचर द्वारा कहे गए कथन को घर में कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक में जो कह उसका वक्ता है वो जो इसने उसे कहा है। अगला प्रश्न है, वह तमीज तो बस आप लोगों में है, ये हो चुका है। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर, वह तमीज तो वही अवतरण वही है, सेम अवतरण है जो पिछले स्लाइड में थी, पिछले स्लाइड में था यह अवतरण। वह तमीज तो बस आप लोगों को है। वक्ता का परिचय दीजिए। तो वक्ता कौन है? वक्ता है बेला। बेला के बारे में मैंने आपको पहले के मेरे दोनों वीडियोस देखी, उसमें बहुत क्लियर समझाया है मैंने कि बेला कौन है। बेला का विवाह परेश से हुआ है। बेला रहने वाली है लाहौर की, वेल एजुकेटेड है, सुशिक्षित है, सुसंस्कृत है। ठीक है, और परिवार की सबसे छोटी बहू है वह, और पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी है। अभी अभी वो नवविवाहिता और अभी अभी इस घर में आई है और अपने आप को परिवार के साथ सामंजस्य नहीं कर पाई है। वो परिवार के साथ सामंजस्य वो नहीं कर पाई है, लेकिन उसे इस बात का बहुत गर्व है कि वह एक बहुत ही संपन्न घराने से है और बहुत शिक्षित है। और उसका जो पति है वह भी नायब तहसीलदार है। इंदु, बेला के आने से पहले इंदु ही परिवार की एकमात्र युवती थी, स्त्री थी जो पढ़ी लिखी थी। और वह कितनी पढ़ी लिखी थी इंदु? इंदु ने प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन बेला जो है वह बैचलर ऑफ आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स, उसने क्या किया ये नहीं कहा, सिर्फ कहा गया ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट हम कहते हैं बैचलर्स को। तो उसने ग्रेजुएट किया है उसने, उसकी जो डिग्री उसे मिली वो ग्रेजुएट ग्रेजुएट की डिग्री है। और उसके और बेला के स्वभाव में अंतर है और इसीलिए दोनों में अनबन होती रहती है, दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। और बेला प्रारंभ से ही, बेला भी किसी से दबती नहीं है, वो आरंभ से ही थोड़ी तुनक मिजाज है और थोड़ी गर्वीली भी है। गर्वीली मतलब थोड़ा घमंड नजर आता है उसकी बातों में। और लेकिन वो क्या करती है, अंत में जब दादाजी परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं, समझाते हैं, तब दादाजी के विचारों के आगे बेला झुक जाती है और अपने आप को परिवार का एक भाग मानने लगती है, परिवार का एक अंग मानने लगती है और सबके साथ मिलकर रहने के लिए वह भी तैयार हो जाती है। तो ये चमत्कार होता है दादाजी के कारण। जब दादाजी परिवार के सभी सदस्यों को बुलाते हैं, उनकी बैठक लेते हैं और सबको समझाते हैं,
और खबरदार करते, खबरदार अगर किसी ने बेला से काम करवाया, अगर किसी ने उससे के पढ़ने में खलल डाली और किसी ने उसका मजाक बनाया और कोई हंस करके उस मतलब कोई हंसी मजाक कर रहा है उसके साथ, तो मतलब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, ऐसा दादाजी ने कहा। तो इससे परिवार के लोगों की सोच में बहुत बदलाव है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। फिर से वही ये है अवतरण है। वह तमीज तो बस आप लोगों को है। यह प्रसंग किस समय का है, कौन किसे बता रहा है? मतलब ये बताने वाला कौन है? तो यह बताने वाली है इंदु। इंदु बता रही है इन बातों को कि आज क्या हुआ था घर में। आज रजवा को काम से निकाल दिया गया था और जब मैं बेला के पास गई थी, भाभी के पास गई थी कि रजवा को काम पर रख लो, तब ऐसा ऐसा हुआ। अभी हमने जो बात की है, तो यह प्रसंग किस समय का है, कौन किसे क्या बता रहा है? दादा मूलराज के परिवार में सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सब कुछ इजी गोइंग था, सब सब कुछ सामान्य से चल रहा था। पर जब उसके पोते रमेश क्षमा कीजिएगा, परेश का विवाह एक उच्च वर्ग की लड़की से हो जाता है, जो हर समय हर बात में, खान पान में, पहनने ओढ़ने में, ओके, पहनने ओढ़ने में, आस पड़ोस में, नौकर चाकर में, घर के फर्नीचरों में, मतलब घर के जो फर्नीचर है उनमें, नौकरों में, हर चीज में वो क्या करती थी बेला? अपने मायके से अपने ससुराल की तुलना करती थी। सिर्फ तुलना करती तो कोई बात नहीं था, इस तुलना में वह ससुराल को ओछा साबित करती थी। ओछा मतलब लोअर कैटेगरी। अपने ससुराल को वह ओछा साबित करने की कोशिश करती थी, और यही उसकी सबसे बड़ी यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि उसकी खराबी है उसमें। तो उसके चरित्र का यह एक बहुत बड़ी कमजोरी है उसमें, उसके चरित्र की। तो इसीलिए उसे कहा गया कि वो बहुत ही थोड़ी वह घमंडी स्वभाव की है। तो उसके आने से परिवार में हलचल मच जाती है। तो हमेशा वो श्रेष्ठ सिद्ध करने की, अगर वो ठीक है अपने मायके को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करे, लेकिन ससुराल को तो कम से कम नीचा ना दिखाए। तो उसके आने से परिवार में हलचल मच गई है। यह प्रसंग उस समय का है जब उसने वर्षों पुरानी मिश्रानी को काम से हटा दिया और मिश्रानी रजवा रोने लगी। तब बड़ी बहू आश्चर्यचकित होकर इंदु से पूछती है कि रजवा का क्या दोष था जो उसको निकाल दिया? तब इंदु बड़ी बहू को बताती है कि मैंने बेला को बहुत समझाया कि नौकर से काम लेने की समझ होनी चाहिए। तब उसने उत्तर में कहा, ओहो, बेला ने यह कथन कहा, ओहो, वो तमीज तो बस आप लोगों में, मुझे तमीज आती ही नहीं, मैं तो बदतमीज हूँ। ठीक है, तो मानो बेला यह कथन कहना चाहती है। तो इस तरह से इसीलिए परिवार में हलचल है। फिर से वही अवतरण है। वह तमीज तो बस आप लोगों को। इंदु कौन है और वक्ता से उसका क्या संबंध है? तो इंदु कौन है, एक बार हम जानते हैं कि इंदु कौन है। थोड़ा सा ये इसके उत्तर में कि इंदु कौन है, वैसे आप जानते हैं इंदु कौन है। इंदु दादा मूल राज के जो सबसे छोटे बेटे हैं, ओके, तो छोटे बेटे की जो बेटी है उसका नाम है इंदु। यही दादा दादा मूलराज की पोती है इंदु। वह दादा मूलराज की लाडली पोती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उसने प्राइमरी स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की है, परिवार में सबसे अधिक पढ़ी लिखी समझी जाती है, घर में उसकी चलती भी खूब है, सब उसकी बात मानते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि एक लकीर को बिना छुए, अगर हमें उस लकीर को छोटा करना है तो क्या करेंगे? हम उसके आगे एक बड़ी लकीर खींच देंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब प्राइमरी इंदु के सामने ग्रेजुएट बेला आ गई तो इंदु अपने आप को छोटा महसूस करने लगी, और सबसे अधिक परेशान इंदु ही नजर आने लगी। इंदु अपने दादाजी को प्यार बहुत प्रेम करती है अपने दादाजी से, और उनका बहुत सम्मान भी करती है। और जब दादाजी को पता चलता है कि घर में क्या हलचल मची हुई है, तब वे जब स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। इंदु और खास करके जो मंजली बहू है उन्हें बुलाते हैं और समझाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि तुम लोगों ने उसके पढ़ने में उसको तंग किया, परेशान किया, पढ़ाई में उसकी अड़चन आई है, तुम लोगों ने उसका मजाक बनाया, तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तब इंदु एकदम मान जाती। क्यों मान जाती? उसे अपने दादाजी से बहुत प्रेम है, और उनसे क्षमा भी मांगती और कहती है कि हम आपको शिकायत का अवसर नहीं देंगे। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं कि इंदु जो है वह वक्ता की ननद है। वक्ता बेला है जो इंदु की भाभी है। और दादा मूलराज के परिवार की जो है वह पतोहू है। पतोहू मतलब पोते की पत्नी, उसे हम कहते हैं पतोहू। और अंत में हम देखते हैं कि इंदु और बेला, दादा मूलराज की सूझबूझ के कारण इंदु और बेला में आपस में मित्रता भी हो जाती है। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए वीडियो, और लिखित अभ्यास जरूर कीजिए।
अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर आपके और भी ICSE फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। काम करने का ढंग उसे आता है जिससे काम की परख हो। मतलब बेला को ऐसा लगता है कि इस घर में काम की परख है ही नहीं। परख क्या होता है? परख मतलब होता है जांचना। जैसे हीरे का परख, हीरे का पारखी होता है, सोने का पारखी होता है। कौन पारखी होता है? सुनार होता है, जौहरी। वो हीरे और सोने का पारखी होता है। वैसे ही काम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन काम करने की परख जिसमें हो वही अच्छा काम करवा सकता है। ओके। किसी भी ऑफिस में आप जाएंगे तो वहाँ HR अपॉइंट किए जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, जो 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 वहां पर दूसरे लोगों को अपॉइंट करते हैं काम कर। क्या काम होता है उनका, क्या जॉब, उनका जो वर्क प्रोफाइल होता है, जॉब प्रोफाइल होता है कि किसी भी व्यक्ति को जब अपॉइंट करेंगे तो उसमें वे गुण है या नहीं है, यानी वो परख करता है उनके कामों की। तो बेला का कहना है कि इस परिवार में कैसे काम लिया जाए, मतलब अच्छे नौकर रखे जाएं, इसकी परख किसी को नहीं है। तो उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है और संदर्भ के साथ आपको लिखना है। तो बेला को रजवा का काम नहीं भाता था, इसीलिए उसने उसे काम से निकाल दिया था। इंदु बेला को समझाने गई और तब बात सिर्फ बात में नहीं रह गई। कभी कभी क्या होता है, बात बहुत बढ़ जाती है, बात नहीं बनती है, और उसे कहते हैं तकरार। तकरार मतलब आपस में जब तरेर पड़ जाए। ओके। तो तब बात जो है वो तकरार में बदल गई। तब तकरार में बदल गई जब इंदु ने बेला से कहा कि उसे काम लेने की तमीज नहीं। तब बेला ने इंदु से उपर्युक्त कथन कहा था। तो ये कथन किसने कहा था? बेला ने कहा था। कब कहा था? जब इंदु गई थी। क्यों गई थी इंदु? रजवा की सिफारिश लेकर के गई थी। तब बेला ने उससे, और उन दोनों के बीच में बात होते होते दोनों में तकरार होने लगी। तब उन्होंने, यानी बेला ने यह कथन कहा था। वक्ता का श्रोता से क्या संबंध है? तो वक्ता बेला, वक्ता जो बेला है वह इंदु की सिस्टर इन लॉ है, भाभी है। भाभी मतलब भाई की पत्नी। वक्ता बेला, श्रोता इंदु की भाभी है, यानी इंदु का जो भाई है उसकी पत्नी है बेला। अगला प्रश्न है, दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी? एक बार बच्चों रिकैप करते हुए हम सिर्फ एक बार और हम इसे समझेंगे कि क्या है ये दादा मूलराज। ओके। एक छोटा सा हम रिकैप और करते हैं, यहाँ पे हमने पहले भी किया था। ये हैं दादा मूलराज के 3 बेटे। ओके। और दादा मूलराज के 3 बेटों के बाद जो उनका परिवार है उसके बारे में हम जानेंगे, और फिर हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये आपको बहुत ही आसान हो जाएगा समझना। ओके। तो दादा मूलराज का एक बड़ा बेटा है, आई मीन उसे था बड़ा बेटा, मंझला बेटा और छोटा बेटा। बड़े बेटे की जो पत्नी है, बड़े बेटे की जो पत्नी है वह कहलाती है इस घर में बड़ी भाभी के नाम से। मंझले बेटे की जो पत्नी है वे कहलाती हैं इस घर में मंझली भाभी के नाम से। और छोटे बेटे की जो पत्नी है वे कहलाती हैं छोटी भाभी के नाम से, छोटी भाभी। ओके, ये हो गया एक जनरेशन। एक जनरेशन दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं, 72 वर्ष के हैं दादा मूलराज। दादा मूलराज के तीन तीन बेटे हैं, 1 2 3। तीनों बेटों के बारे में मैंने आपको बताया। 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में, 1914 के प्रथम विश्व महायुद्ध में, यहाँ टेक्स्ट बुक में महायुद्ध दिया गया है तो हम इसी को फॉलो करेंगे। इस महायुद्ध में जो इनका बड़ा बेटा था वह काम आया था। ये मैंने पहले भी आपको बताया, काम आना मतलब शहीद होना। इसमें बड़े बेटे और छोटे बेटे का नाम नहीं दिया गया। फिर नाम किसका दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ मंझले बेटे का नाम दिया गया है। उनका नाम दिया गया है करमचंद। और जो छोटा बेटा है उसका भी नाम नहीं दिया गया है। सिर्फ जो छोटे बेटे मतलब ये जो दादा मूलराज का जो ये छोटा बेटा है और बहू है, यानी छोटी भाभी, जिसे सब छोटी भाभी के नाम से पुकारते हैं, उनका जो उनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है परेश और बेटी का नाम है
क्या नाम है बताइए? इंदु। परेश का विवाह हुआ है, परेश का विवाह हुआ है बेला के साथ। बस इतना ही है इसमें मुख्य कैरेक्टर। और यही बेला जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है बेला? परेश की जो पत्नी है वह जानी जाती है छोटी बहू के नाम से। परेश की पत्नी जानी जाती है छोटी बहू के नाम से। वैसे ही बड़ा बेटा और बड़ी भाभी की जो बहू है वो जानी जाती है बड़ी बहू के नाम से। मंझले बेटे और मंझली भाभी की जो बहू है वो जानी जाती है मंझली बहू के नाम से। मंझली बहू के बारे में सिर्फ इतना जानना है आपको कि उसको खिक 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 करके हंसने की बहुत आदत है, बहुत हंसमुख स्वभाव की, छोटी छोटी बातों में वो बहुत हंसा करती है। दैट्स इट, इतना ही है, इतना याद रखिए आप, इस फैमिली ट्री को याद रखिए। बाकी मल्लू भाषी जगदीश, कौन है ये मल्लू भाषी जगदीश? इस घर के अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं इस घर के, मल्लू भाषी और जगदीश। अब एक नाम आता है इसमें रजवा का, रमेश का और पारो का। रजवा इस घर की नौकरानी है और रजवा के बाद उसकी जो बहू है पारो, वो यहाँ पर काम कर रही है, काम करती है, काम करेगी। और उन्हीं का बेटा है शायद रमेश। पारो, पारो जो है वह उनकी बहू है। तो ये इतना आपको याद रखना है बच्चों। अब हम आते हैं प्रश्न पर कि दादा मूलराज के पुत्र की मृत्यु कैसे हुई थी? तो 1914 के महायुद्ध में क्या हुआ था? वह काम आया था। काम आना मतलब शहीद हो जाना। काम आया था, काम आना का अर्थ है शहीद हो जाना। आपको 10 बार लिखना पड़े आप जरूर लिखिए, लेकिन लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। तो दादा मूल राज का जो बड़ा बेटा है, बड़ा पुत्र है, उसकी मृत्यु 1914 के महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते उसकी मृत्यु हुई थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का नाम क्या था? तो बहुत ही आसान है, उसका नाम था रजवा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, एकांकी के अंत में बेला जो है वो मान जाती है, वो बहुत इमोशनल हो जाती है। रुंधा हुआ कंठ, रुंधा रुंधा कंठ मतलब होता है इमोशनल हो जाना। जैसे आपको कोई डांट दे और आप एकदम, आप कोई मूवी देख रहे हैं, एकदम इमोशनल सीन चल रहा है और आपकी आंखों से, आप पॉपकॉर्न खा रहे हैं पर आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, तो उसे कहते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे तो उसे कहते हैं रुंधा कंठ। तो एकांकी के अंत में बेला रुंधे कंठ से क्या कहती है? किससे कहती है? दादाजी से कहती है। और वो इंदु से ही बात करती है और इन दोनों से ही उसकी बात करती है। और वो कहती है दादाजी से कि वे परिवार रूपी इस पेड़ की किसी डाली का टूट जाना पसंद नहीं करते, पर क्या वे यह चाहते हैं कि पेड़ से लगी हुई कोई डाली सूख कर मुरझा जाए? क्या अर्थ है इसका बच्चों? इसका अर्थ है कि कोई उससे बात नहीं कर रहा है। अगर कोई बात नहीं करेगा तो वो रहेगी कैसे? कैसे वो बात करेगी? मतलब अपने विचारों को कैसे व्यक्त? देखिए, हम लोग इंसान एक सामाजिक प्राणी है। मतलब हम समाज में रहते हैं, हमें हंसना रोना हर चीज के लिए, शेयर करने के लिए हमें लोग चाहिए। अकेलेपन में हम नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए बेला भी अकेले परिवार में, कोई भी परिवार में अकेला नहीं रह सकता है, उसे को परिवार में सदस्य चाहिए हमें, हमारे भावनाओं को शेयर करने के लिए। तो ऐसा ही कुछ बेला के साथ हुआ और दादाजी ने इस प्रकार से बेला को समझाने की बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कोशिश की और एक मुखिया होने का फर्ज उन्होंने अदा किया। सूखी डाली एकांकी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो सूखी डाली एकांकी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिवार के सभी सदस्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। नंबर 1, एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। आपने देखा होगा कि बेला और जो इंदु है वे एक दूसरे मतलब एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, मंजली भाभी है और वे सब गॉसिपिंग में बहुत आनंद आ रहा है उनको जब वे बेला का और परेश की टांग खींच रहे हैं, परेश के बारे में उठ पटांग बातें कर रहे हैं। तो हमें अपने बड़े व बुजुर्गों का हमें आदर करना चाहिए, ये तीसरा है। उनके प्रति प्रेम व जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए, हमें व्यवहार हमारा ऐसा होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें सलाह व सुझाव दें उन्हें बड़े प्यार से स्वीकार करके अपनाना चाहिए हमें। ठीक है, अगर कभी आप बाहर, आप कहीं जा रहे हैं और आपके दादाजी ने कहा कि भाई देखो इतने नंबर की बस जाती है यहाँ पर, इसी बस से जाना, आपको पता है कि आप ऑटो से ही जाने वाले, आप बोल दीजिए हाँ दादाजी मैं वैसे ही जाऊंगा, बाहर जाने के बाद जैसे जाना है वैसा जाओ। लेकिन उनका दिल मत दुखाओ बोल करके। कोई भी इंसान उम्र में बड़ा या छोटा
नहीं होता, बल्कि योग्यता और बुद्धि से ही इंसान की पहचान होती है। तो बड़ी कोठी में रहने से, बड़ा मोबाइल लेकर घूमने से और महंगे कपड़े पहनने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा कोई भी इंसान कहलाता है अपने व्यवहार से, अपनी अच्छी सोच से, और जो भी उसमें जो उसकी इंटेग्रिटी है उससे वह बड़ा कहलाता है। उसमें उससे उसमें बड़प्पन की भावना आती है और उसे हम कहते हैं कि वह बहुत ही महान है। तो हर व्यक्ति अपने अच्छे व्यवहार के कारण ही महान बनता है। तो अगर हम अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हम महान जरूर बनेंगे। महान कहने का अर्थ ये है कि दूसरों के नजरों में हम ऊंचे उठेंगे। इसमें कुछ मुहावरे हैं। मेरा ये कहना है कि 2 मुहावरे के वीडियोस ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं, आप उसको देखिए, उन मुहावरों को, उन वीडियोस को। और आगे भी इसके साथ साथ मैं और भी वीडियोस और जो नए चैप्टर्स उस पर वीडियोस बनाकर मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी से कुछ ये जो मुहावरे हम देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को अंत करेंगे। नाक भौं चढ़ाना। मम्मी ने आपके लिए, आपने सोचा कि आज मम्मी पिज्जा बनाएगी और मम्मी ने दे दी आपको लौकी की सब्जी। ओ माय गॉड, कैसे खाएंगे? तो जैसे ही रमेश को लौकी की सब्जी मिली, उसने नाक भौं चढ़ा लिया। आजकल के बच्चों को थोड़ा भी काम करने के लिए कहा जाए तो वे नाक भौं चढ़ाने लगते हैं। मतलब असंतोष का भाव, क्या मैं करूंगा, मुझसे नहीं होगा ये काम। पारा चढ़ना, क्रोधित होना। बच्चों की शरारत देखकर माता पिता का पारा चढ़ गया। भीगी बिल्ली बनना। माली को देखकर बगीचे में खेल रहे बच्चे भीगी बिल्ली बन गए। मतलब एकदम सहम गए, डर गए, अरे बाप रे अब डांटेंगे, माली काका डांटेंगे। मरहम लगाना। मरहम लगाना मतलब किसी को कंसोल करना। जैसे अगर किसी कोई परीक्षा में बच्चा आपका कोई फ्रेंड फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रमेश, अगली परीक्षा में आएंगे, नहीं लास्ट परीक्षा थोड़ी है, अगली परीक्षा में अच्छे अंक ले आना, मेहनत करना, अच्छे अंक आ जाएंगे। तो पड़ोस में आग से हुए नुकसान के बाद मेरे माता पिता क्या कहाँ गए, वहां पर गए उनके, उन्हें मरहम लगाने के लिए। बाकी ये जो ठहाका मारना और खलल पड़ना, कमर कसना, ये सब उन वीडियोस में है। आप जरूर देखिए और लिखित अभ्यास करिए। मेरा यही कहना है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।